नमस्कार दोस्तों। दहेज के लालच में मैंने अपनी पहली पत्नी की जिंदगी नरक बना दी थी। मैं और मेरी माँ हर रोज उसे ताने देते, अपमानित करते और उसे दहेज लाने की मांग करते। जब उसने हमारे सामने हाथ जोड़कर कहा कि उसके माता पिता गरीब है और वह दहेज नहीं ला सकती, तब भी हमारा दिल नहीं पसीजा। आखिरकार एक दिन मैंने उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। उस समय मुझे लगा था कि अब मैं किसी अमीर घर की लड़की से शादी करूंगा और मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन मेरी दूसरी शादी ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी। जिस लड़की को मैं अपने घर की लक्ष्मी समझकर लाया था, वही मेरे लिए सबसे बड़ी अभिशाप बन गई। उसने मेरे और मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार किया कि हमें अपनी पहली पत्नी के साथ किए गए हर अत्याचार की याद आने लगी। तब जाकर मुझे समझ आया कि किसी बेगुनाह की आह कभी खाली नहीं जाती। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरा नाम आरव है। मैं अपने माता पिता के साथ अमृतसर में रहता हूँ। कुछ समय पहले ही मेरा विवाह साक्षी से हुआ था, मगर मेरी पत्नी और मेरे बीच संबंध कुछ ठीक नहीं थे। मेरी माँ हर समय कहती रहती, आरव, तेरी पत्नी तो दहेज ही नहीं लाई। अब यह बात मुझे भी चुभने लगी थी। मेरा भी मन चाहता था कि मेरी पत्नी इतना दहेज लाती कि मेरा घर भर जाता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस कारण हमारे बीच पहले दिन से ही झगड़े होने लगे। मेरी पत्नी गरीब परिवार से संबंध रखती थी। उसके माता पिता ने उसे कोई दहेज नहीं दिया था, बस 2 जोड़ी कपड़ों में ही विदा कर दिया था। माँ तो मुझे पहले ही बहुत कहती थी कि आरव, शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारे दिन बदल जाएंगे। मगर अब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरी पत्नी का खर्च भी मुझे ही उठाना पड़ता था। मैं तो समझता था कि जब मेरी पत्नी आएगी तो मैं उसके पैसों से ऐश करूंगा, मगर साक्षी तो खाली हाथ ही आ गई। मेरा मन करता था कि मैं साक्षी को घर से निकाल दूं और दूसरा विवाह कर लूं, मगर मेरे पिता मुझे इस बात की अनुमति नहीं देते थे। उनकी सोच मेरी माता और मुझसे कुछ अलग थी। वे हर समय कहते रहते थे कि इंसान को पैसों में नहीं तोलना चाहिए, मगर मुझे उनकी बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। आजकल के समय में तो खूब सब कुछ पैसा ही है। आज जब मैं काम से वापस घर आया तो फिर से मेरी माता और पत्नी का झगड़ा चल रहा था, और यह भी दहेज न लाने की वजह से ही था। मेरी माता कह रही थी कि साक्षी, तू तो खाली हाथ ही आ गई। मिश्रा जी की बहू 10 तोले सोना लाई है और दहेज में अपने साथ एक गाड़ी और घर भी लाई है, मगर तेरे गरीब पिता ने तो सोने की एक चेन भी मेरे बेटे को न दी और न ही तुझे कुछ दहेज दिया है। साक्षी मेरे माता के सामने चुप खड़ी थी। उसकी यही आदत मुझे पसंद आई थी। उसकी वजह से मैंने उससे विवाह किया था। उस समय मेरी समझ में यह न आया कि यह तो एक गरीब परिवार से है, तो दहेज कैसे लाएगी। अब जब वह मेरी पत्नी बनकर मेरे घर में आ चुकी थी, तो मुझे बार बार अपनी गलती का एहसास होता था। कॉलेज के समय में कितनी अमीर लड़कियां मुझ पर मरती थी, मगर मैंने उन्हें कोई भाव न दिया, क्योंकि मैं तो साक्षी के रूप का दीवाना हो गया था और प्रेम में पड़कर यह भी भूल गया था कि वह खाली हाथ आएगी, क्योंकि मैं उसकी आर्थिक हालत से अच्छी तरह वाकिफ था। मगर उस समय मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। अब मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। उसके पास तो ढंग की साड़ियाँ भी नहीं थी। जब भी मैं घर आता तो वह पुरानी सी साड़ी पहने नौकरानी की तरह घर का काम करती रहती। माता ने मुझे बताया था कि जब लड़की का विवाह होता है तो उसके पास नई नई साड़ियाँ होती है, मगर साक्षी के माता पिता ने तो उसे अच्छे कपड़े भी नहीं दिए। मैं भी माता और साक्षी की ओर चल दिया, मगर कुछ बोला नहीं, चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ गया। माता कह रही थी, साक्षी, तुम निकल जाओ हमारे घर से। मैं अपने आरव का दूसरा विवाह करवाऊंगी और ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारा घर भर देगी। यह सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए। वह नम आंखों के साथ मेरी ओर देखने लगी, मगर मैंने उसकी ओर न देखा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं फिर से बहक जाऊंगा और माता मुझसे नाराज हो जाएगी। मगर मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू न रख पाया। मैंने कहा, साक्षी, तुम जाओ अपने कमरे में। माता और साक्षी का झगड़ा बढ़ता जा रहा था, इसीलिए मैंने साक्षी को कमरे में भेज दिया। वह भी मेरी बात मानकर कमरे में चली गई। माता अब मुझ पर क्रोधित हो रही थी। आरव, तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम मुझे इस गरीब लड़की को घर से निकालने क्यों नहीं देते? यह हमारे किसी काम की नहीं है। परसों ही मेहता साहब के बेटे की शादी हुई है। मैं उनकी बहू के मुख दर्शन पर गई तो देखकर हैरान रह गई। उनकी बहू तो सोने से लदी हुई थी और उनका सारा घर भी एक फर्नीचर से भरा हुआ था। यहाँ तक कि उनकी बहू तो अपने सास ससुर के लिए नया फर्नीचर लाई है। उसने सारे घर का नक्शा ही बदल दिया है। आखिर हम कब तक यूं ही पुराने सामान का इस्तेमाल करते रहेंगे?
मेरा भी मन करता है कि मेरी बहू आए और हमारा घर भर दे। तुम्हारी तो नौकरी इतनी अच्छी नहीं है कि तुम खुद ही ये सब खरीद सको, तो फिर हमें कोई उपाय ही करना पड़ेगा। माता फिर से मुझे समझा रही थी और मैं भी उनकी बातें अच्छी तरह समझता था। मगर न जाने जब भी मैं साक्षी कोई और देखता तो मैं माँ की बातें भूल जाता। मेरा मन करता कि वह मेरे पास रहे, मगर कभी कभी जब मैं लोगों के घरों में देखता तो मेरा मन करता कि मेरे घर में भी नया फर्नीचर और नया सामान आए। मैंने कई बार साक्षी से भी इस बात का जिक्र किया था कि वह अपने माता पिता से कहे कि वह उसे दहेज दे, इस तरह वह इसी घर में रह सकेगी। मगर वह कहती थी कि उसके माता पिता के पास कुछ नहीं है तो वे कहाँ से देंगे। मुझे उसकी बात पर बड़ा क्रोध आता था कि आखिर यह अपने माता पिता से बात क्यों नहीं करती। मुझे आशा थी कि अगर यह अपने माता पिता से बात करेगी तो वे भी कुछ न कुछ कर ही लेंगे, क्योंकि हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उनकी बेटी अपने घर में अपने पति के साथ खुश रहे। मगर साक्षी तो उन्हें कुछ बताती ही नहीं और मुझे टाल देती। इसी तरह दिन ब दिन हमारे झगड़े बढ़ते गए। अब तो मैं भी माता का पूरा साथ देता और साक्षी पर दबाव डालता कि अपने माता पिता के घर से दहेज लेकर आओ, वरना कुछ ही दिनों में तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। वह कुछ नहीं कहती थी, बस चुपचाप आंसू बहाती रहती थी। मगर आज मेरा क्रोध आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा था, क्योंकि मैं अभी अभी अपने दोस्त के घर से वापस आया था। वहां उसके टीवी कक्ष में एक बड़ा सा एलईडी टीवी लगा हुआ था। जब मैंने उसे पूछा तो वह कहने लगा कि यह उसकी पत्नी दहेज में लाई है। उस समय मुझे खुद पर क्रोध आया कि मैंने साक्षी से शादी क्यों की और उन अमीर लड़कियों से क्यों नहीं की जो मुझ पर मर मिटती थी। मैंने आते ही साक्षी का बाजू पकड़ा और उसे खींचकर बाहर ले आया। माता पिता भी टीवी कक्ष में बैठे कोई कार्यक्रम देख रहे थे। उनका चेहरा दूसरी ओर था, इसीलिए वे मुझे देख नहीं पाए थे। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता कि मेरे माता पिता कितनी छोटी सी टीवी पर कार्यक्रम देख रहे हैं? अगर तुम दहेज में एक बड़ा सा टीवी लाती तो आज मेरे माता पिता इस छोटे से टीवी पर नजरें गड़ाए न बैठे होते। मैंने उंगली से टीवी की ओर इशारा किया तो वह भी उधर ही देखने लगी। हम दोनों का शोर सुनकर माता पिता भी हमारी ओर देखने लगे थे। आरव, क्या हो गया है तुम्हें? क्यों बहू को परेशान कर रहे हो? पिता साक्षी की तरफदारी कर रहे थे। वे तो हर समय ही उसकी तरफदारी करते रहते थे, मगर माता और मुझे यह पसंद नहीं आता था। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि मैं अभी अपने दोस्त के घर से आया हूँ? उसके घर में इतना बड़ा एलईडी टीवी लगा हुआ है और आप देखिए, हमारे घर में मेरे बचपन का टीवी पड़ा है। अगर साक्षी भी दहेज में टीवी लाती तो आज हमारे घर में भी नया टीवी होता। मैंने पिता को सारी बात बताई तो वह कहने लगे, आरो बेटा, अगर साक्षी टीवी नहीं लाई तो तुम खुद ही टीवी खरीद लो। जरूरी तो नहीं कि बहू ही दहेज में टीवी लाए। उस समय मुझे उनकी बातें जहर जैसी लग रही थी। क्या वे मेरे हालात से वाकिफ नहीं थे जो मुझे टीवी खरीदने की सलाह दे रहे थे? मैं बड़ी मुश्किल से ही घर का गुजारा चला रहा था। इस तरह के शौक पूरे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मगर उन्हें तो सिर्फ साक्षी की पड़ी रहती थी और अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बेटा सारा दिन घर से बाहर रहकर मेहनत करता है और जो कमाता है उसी में घर लाकर देता है। उसकी पत्नी के तो खर्चे ही पूरे नहीं होते कि ये किसी और बात के बारे में सोचे। माता अब मेरा साथ देने लगी थी। मुझे माता पर बड़ा प्यार आया। वह हर समय मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ी होती थी, मगर पिता हमेशा साक्षी का साथ देते और उस समय भी वे यही कर रहे थे। साक्षी चुपचाप आंसू बहाती वहीं खड़ी थी। माँ ने साक्षी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालना चाहा तो वह माँ के कदमों में बैठ गई और कहने लगी, सासू माँ, मुझे घर से मत निकालिए। अगर मैं अपने घर वापस चली गई तो मेरे माता पिता यह दुख सह नहीं सकेंगे। उनकी अब उम्र नहीं है कि वे इतने बड़े दुख को सह सके। मैं कल अपने माता पिता के घर जाऊंगी और टीवी ले आऊंगी। साक्षी गिड़गिड़ाकर माँ के कदमों में बैठी टीवी लाने की बात कह रही थी। इस बात पर तो मेरी बाँछें खिल गई। मैंने माता को आंख से इशारा किया तो वे भी चुपचाप बैठ गई। अब मुझे इस बात का इंतजार था कि कब साक्षी अपने माता पिता के घर जाए और टीवी लेकर आए। वह अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी, मगर मुझे इस सब में कोई परवाह नहीं थी। मुझे तो सिर्फ कल का इंतजार था। मैंने साक्षी से कह दिया कि कल मैं दोपहर से जल्दी आ जाऊंगा और उसे उसके पिता के घर छोड़ आऊंगा, मगर वह कहने लगी कि वह खुद ही चली जाएगी। तो मैं भी चुप हो गया। मुझे और क्या चाहिए था? वैसे भी मेरे पास समय नहीं था कि मैं उसके नखरे सहता। मैं साक्षी को खाना बनाने के लिए कहकर अब कमरे में पहुंच गया और वह रसोई की ओर चल दी, क्योंकि मैं अभी अभी वापस आया था। मेरा भूख से बुरा हाल था।
मगर मेरे सिर पर तो टीवी सवार था। इसीलिए मैंने आते ही पहले टीवी का मामला हल करना जरूरी समझा। खाना तो मैं बाद में भी खा सकता था। मेरे मन में लड्डू फूट रहे थे। मेरा मन चाहता था कि समय बड़ी तेजी से गुजरे और जब कल का दिन आए तो हमारे घर में एक बड़ा सा शानदार टीवी मौजूद। साक्षी मेरे लिए खाना भी ले आई थी। खाना देकर वह जाने लगी तो मैंने उसे वहीं पर रोक लिया। तुम्हें अपनी पति का जरा भी ख्याल नहीं है? यह नहीं कि पति दफ्तर से थका आ आया है और उसकी टांगे ही दबा दो। मैंने नाराजगी का इजहार करते हुए साक्षी से कहा। वह मुस्कुराते हुए मेरी ओर आ गई और वहीं पर बैठकर मेरे खाने का इंतजार करने लगी, क्योंकि मैंने उससे कहा था कि खाना खाने के बाद ही मैं आराम करूंगा और वह मेरे पैर दबाएगी। मैं हैरान था कि आखिर मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया और वह मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान पर भी मैं मुस्कुरा दिया, क्योंकि दिल में अभी भी कहीं न कहीं उसकी मोहब्बत की चिंगारी मौजूद थी। मगर उसके खाली हाथ उस मोहब्बत की चिंगारी को दबाए हुए थे। वह तो अपने साथ 2-3 साड़ियों के अलावा कुछ नहीं लाई थी। यहाँ तक कि अपनी जरूरत का सामान भी नहीं लाई थी। वह सब भी मुझे ही लाना पड़ा था। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया था। और वैसे भी मेरे दोस्त हर समय मुझे चिढ़ाते रहते थे, क्योंकि उनकी पत्नियां तो दहेज में बहुत कुछ लाई थी। अब मैं खाना खा चुका था और वहीं पर लेट गया। साक्षी मेरे पैर दबाने लगी थी। मुझे बड़ा आराम महसूस हो रहा था। अब मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि एक एक करके दहेज की चीजें भी ले लूंगा और साक्षी को भी अपने पास ही रख लूंगा। न जाने मुझे कब नींद आ गई और वह वहां से चली गई। मगर जब मेरी नींद खुली तो वह वहां मौजूद नहीं थी। अब शाम होने वाली थी। मेरा मन चाहता था कि फिर से सो जाऊं और जब मेरी आंख खुले तो सुबह हो चुकी हो और साक्षी अपने पिता के घर टीवी लाने के लिए गई हुई हो। मगर मुझे अब नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं कब से सोया हुआ था। अब सो सोकर थक गया था। इसीलिए मैं भी उठकर नीचे माता पिता के कमरे में आ गया। पिता वहां मौजूद नहीं थे। माता बैठी थी। वे भी बहुत खुश थे। काफी देर तक हम दोनों माँ बेटे बातें करते रहे। हमने बहुत सारी चीजों की सूची बना ली थी। हमने सोचा था कि एक एक करके साक्षी से सब कुछ ही ले लेंगे। माता ने वह सूची अपने पास संभाल ली। टीवी के बाद अब हमें साक्षी से गाड़ी की मांग करनी थी। मगर अभी तक पहला चरण ही पूरा नहीं हुआ था। उसी का इंतजार था। साक्षी की आवाज पर हम दोनों बाहर पहुंच गए, क्योंकि वह रात के खाने पर हमें बुला रही थी। उसने आज बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैं तो उंगलियां चाटता रह गया। मगर मैंने उसकी तारीफ नहीं की, क्योंकि मैं उसे सिर पर नहीं चढ़ाना चाहता था। मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर पत्नी की तारीफ की जाए तो वह सिर पर चढ़ जाती है। और अगर मैं उससे प्यार से बात करता तो मुझे डर था कि कहीं वह टीवी लाने से मना न कर दे। हम खाना खा चुके थे और मैं वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। मगर काफी देर तक साक्षी रसोई से बाहर नहीं निकली, क्योंकि उसे रसोई भी साफ करनी होती थी। उसके बाद ही वह सोने के लिए आती। काफी देर तक मैं उसका इंतजार करता रहा, मगर वह नहीं आई तो मैं भी सो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो साक्षी बिस्तर पर मौजूद नहीं थी, क्योंकि वह सुबह जल्दी ही उठ जाती थी और मेरे लिए नाश्ता आदि बनाती थी। मैंने देखा कि उसने मेरे कपड़े भी निकाल कर रख दिए थे। कपड़े उठाकर मैं स्नान घर में घुस गया, क्योंकि अब दफ्तर जाने में थोड़ा ही समय रह गया था। थोड़ी ही देर में मैं तैयार होकर नीचे आ गया। देखा कि साक्षी नाश्ता तैयार किए मेरा ही इंतजार कर रही थी। माता पिता अभी नहीं उठे थे, क्योंकि मैं जल्दी दफ्तर चला जाता था और वे लोग देर से उठते थे। मैं जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। मैंने साक्षी से कहा कि अगर वह कहे तो मैं उसे उसके माता पिता के घर छोड़ता हुआ जाऊं। मगर वह कहने लगी कि अभी उसे घर के काम करने हैं, वह खुद ही बाद में चली जाएगी। तो मैं भी चुप हो गया। मैं नाश्ता कर चुका था। अब मैं मेज से उठने लगा तो साक्षी ने मुझे आवाज दी। उसके हाथ में डिब्बा था जो मैं दफ्तर ले जाया करता था, मगर हर रोज ही मैं भूल जाता था कि मुझे डिब्बा भी उठाना है। वह दरवाजे तक आकर मुझे वह डिब्बा पकड़ाती थी। आज उसने मुझे वही मेज पर ही डिब्बा पकड़ाया, क्योंकि वह पास ही खड़ी थी। मैंने उसकी ओर एक मुस्कान फेंक दी, क्योंकि वह सच में मेरा बड़ा ख्याल रख रही थी। मगर मुझे उसके इस ख्याल रखने से कोई खुशी महसूस नहीं हुई, बल्कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ टीवी का इंतजार था। मैं चुपचाप वहां से निकल आया। सारा दिन दफ्तर में मेरा बेचैनी से गुजरा। जब मैं घर वापस आया तो मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि माता ने मुझे बताया कि साक्षी नया टीवी तो लाई है,
मगर वह ज़्यादा बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे पुराने टीवी से मिलता जुलता ही है। मेरा क्रोध आकाश की ऊंचाइयों को छूने लगा। मेरा मन चाहता था कि अभी जाकर साक्षी का गला दबा दूं। उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया था, मगर वह वहां मौजूद नहीं थी। माता ने मुझे बताया कि वह पड़ोसन के घर गई हुई है। अब मैं उसके आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वह पड़ोसन के घर से वापस आ गई। मुझे क्रोध में देखकर वह भी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। तुम्हारे माता पिता को शर्म नहीं आई? इतना छोटा सा टीवी देकर तुम्हें फिर से यहाँ भेज दिया। अगर मैं जानता होता कि तुम यही लाओगी तो उसी दिन मैं माता को न रोकता और आज तुम यहाँ मौजूद न होती, बल्कि अपने माता पिता की देहरी पर बैठी होती। आते ही मैं उस पर चिल्लाने लगा था, क्योंकि मुझसे मेरा क्रोध अब काबू नहीं हो रहा था। उसकी आंखें फिर से आंसू से भरने लगी थी। मैंने माँ से कहा, निश्चित ही आप आज इसे यहाँ से निकाल दे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वह मेरी बात सुनकर दौड़ती हुई आई और मेरे पैरों में बैठ गई। मेरे पैर से उसे धक्का दिया और स्वयं पीछे हट गया। मैंने माँ से कह दिया कि इसे धक्के मारकर घर से निकाल दे और मैं बहुत जल्द ही तलाक के कागज इसे भिजवा दूंगा। मेरी इस बात पर तो साक्षी जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी, मगर मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जान चुका था कि मेरे सारे सपने ही चकनाचूर हो गए थे, क्योंकि हमने जो इतनी बड़ी सूची बनाई थी वह तो अभी बाकी थी। और साक्षी पहली चीज ही ऐसी लाई थी कि मेरा तो मन ही टूट गया। उसके बाद मैं अपने कमरे की ओर चल दिया। अभी मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था कि देखा माता उसे घसीट कर बाहर निकाल रही है। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मेरी ओर भी देख रही थी, मगर मैं उसकी ओर नहीं देखना चाहता था। जाते जाते उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, एक दिन न्याय जरूर होगा। उसके बाद मैं कमरे में आ गया और माता ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। 2 दिन के अंदर ही अंदर मैंने तलाक के कागज तैयार करवाकर उसके घर भिजवा दिए। उसके बाद मैंने उसे कोई संपर्क नहीं रखा। अब माता और मैं मेरे दूसरे विवाह की योजना बनाने लगे। माता ने मुझसे कहा कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूं तो अपनी पसंद उन्हें बता दूं, मगर मैंने यह मामला माता पर छोड़ दिया, क्योंकि पहले ही मैं इतनी बड़ी गलती कर बैठा था। मैंने माता से कहा कि आप किसी ऐसी लड़की को ढूंढिए जो अपने साथ करोड़ों का दहेज लाए। वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, आरव तुम चिंता मत करो, मैं ऐसी बहू लाऊंगी जो हमारे घर को दहेज से भर देगी। पिता उन दिनों अपने किसी मित्र के यहाँ गए हुए थे। मैंने शुक्र मनाया कि वे घर पर नहीं थे। अगर वे घर पर होते तो मुझे साक्षी को निकालने नहीं देते। माता लड़की ढूंढने के काम पर लग गई और मैं नियमित रूप से दफ्तर जाने लगा और दिन गिनने लगा कि कब मेरा दूसरा विवाह होगा और हमारा घर भी दूसरों के घरों की तरह सामान से भर जाएगा। मगर इस सब में अभी बहुत समय था, क्योंकि माता ने कहा था कि वे बड़ी जांच पड़ताल करने के बाद ही मेरा विवाह करेगी, क्योंकि पहले भी वे धोखा खा चुकी है। मैं भी माता की बात पर चुप हो गया था, क्योंकि वह सच ही कह रही थी। पहले भी मेरी जिद के आगे विवश होकर उन्होंने मेरा साक्षी से विवाह कराया था। जब पिता घर पर वापस आए तो उन्होंने बड़ा हंगामा मचाया, मगर वे अब कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि साक्षी और मेरा तलाक हो चुका था। तो वे भी चुप हो गए, मगर उन्होंने मुझे कुछ दिन बड़ा परेशान किया। वे मुझसे कहते थे कि साक्षी बहुत अच्छी लड़की थी, उसने सारे घर को संभाल रखा था, अब देखना कैसे घर का ढांचा बिगड़ता है। मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने काम से काम रखता, मगर दिन ब दिन घर के हालात में मेरी समझ में आते गए। जब मैं दफ्तर से वापस आता तो खाना नहीं बना होता, क्योंकि माता भी अब ऐसी उम्र नहीं थी कि वे ऐसे काम कर सके। मुझे खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ बनाना पड़ता और माता पिता के लिए भी मुझे ही खाना बनाना पड़ता। अब मैं बहुत ज्यादा थक जाता था। पहले दफ्तर में रहकर काम करता और जब घर आता तो यहाँ पर भी मुझे ही काम करना पड़ता। मैंने माता से कहा कि अब वह जल्दी से जल्दी मेरे लिए एक लड़की ढूंढ ले, अब मुझसे और काम नहीं होते थे। तो वह कहती, बेटा जरा धैर्य रखो, सब्र का फल मीठा होता है। हम जल्दबाजी में फिर से कोई गलती नहीं करना चाहते थे। तो मैं उनकी बात पर चुप हो जाता था। अब साक्षी को इस घर में से गए हुए लगभग 1.5 महीना हो चुका था, मगर अभी तक मेरा दूसरा विवाह नहीं हुआ था। एक दिन मैं दफ्तर से घर आया तो माता ने मुझे मिठाई खिलाई और कहने लगी, आरो बेटा, मैंने तुम्हारा रिश्ता एक बड़े अमीर परिवार में कराया है। वह इतना दहेज देंगे कि तुम खुश हो जाओगे। आज तक पूरे मोहल्ले में किसी की बहू इतना दहेज लेकर नहीं आई होगी। माता ने मेरे मुंह में लड्डू डालते हुए कहा। यह सुनकर तो मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं रही। माता ने मुझे बताया कि लगभग 10 दिन बाद मेरा निहारिका से विवाह होगा
और उसके बाद हमारे घर खुशियां ही खुशियां होगी। वे 10 दिन मैंने बड़ी मुश्किल से काटे। 10वें दिन निहारिका दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। वह अपने साथ इतना सब कुछ लाई थी कि सारे मोहल्ले की आंखें फटी की फटी रह गई। सभी कह रहे थे कि आरव की पत्नी तो दहेज में इतना कुछ लाई है जो आज तक कोई नहीं लाया। वह दहेज में एक बड़ी सी गाड़ी भी लाई थी और सोना तो इतना लाई थी कि हम देखकर ही हैरान रह गए। मैं आज बहुत खुश था। माता पिता भी खुश थे क्योंकि एक बार फिर से मेरा विवाह हो चुका था। समय बड़ी तेजी से बीतने लगा और ऐसे ऐसे राज मुझ पर खुले कि मैं हैरान रह गया। निहारिका के पिता ने उनके नाम पर एक घर भी कर रखा था और जमीन का एक टुकड़ा भी उसके नाम पर था। इसके अलावा वह एक मकान की मालकिन भी थी। इन सब के बारे में मैं पहले नहीं जानता था। हमारा घर नए फर्नीचर से भर चुका था। नए सोफे देखकर तो मेरी माता बहुत खुश थी क्योंकि वह बहुत समय से ऐसे सोफे खरीदना चाहती थी, मगर मेरी हैसियत नहीं थी और अब बिना पैसे लगाए ही उनकी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब हमारी शादी को 1 हफ्ता हो चुका था, मगर मैंने महसूस किया कि निहारिका मुझसे कुछ खींची खींची सी रहती है। मैं अपने कमरे में सो रहा था। जब मैं उठा तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी क्योंकि मैं दफ्तर से आते ही सो गया था। मैंने निहारिका को आवाज दी कि मेरे लिए खाना ले आओ। वो मुझ पर क्रोध करने लगी और कहने लगी, मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं नहीं हूँ। खाना चाहिए तो खुद रसोई में जाकर ले लीजिए। मुझे अपनी सहेलियों के साथ पार्टी में जाना है और उसके लिए तैयार भी होना है। यह कहकर वह स्नान घर में घुस गई। उसके तेवर देखकर तो मैं परेशान रह गया। अचानक से मुझे साक्षी का ख्याल आया जो कि खाने पीने का बड़ा ध्यान रखती थी और मेरे माता पिता के काम में भी वही करती थी, मगर निहारिका ने तो मुझे खाना देने से मना कर दिया। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि वह नई नवेली दुल्हन है, इसलिए यह काम नहीं करती, मगर अब उसे इस घर में रहते हुए इतने दिन हो चुके थे कि उसे काम करना चाहिए था, मगर वह तो काम करने से मना कर रही थी। अब मेरी आंखें खुल चुकी थी। मैं समझ चुका था कि निहारिका घर का कोई काम नहीं करने वाली। फिर से मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा, मगर मैं कहीं न कहीं खुश भी था क्योंकि हमारा घर आधुनिक फर्नीचर से भर चुका था और अब तो हमारे पास गाड़ी भी थी। उस रात निहारिका बहुत देर से घर वापस आई थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, मैं आपको बताने के लिए बांधे नहीं हूँ, और हाँ, अगर आगे से आपने मुझसे कुछ पूछा तो मैं अपने पिता से भी आपकी शिकायत कर दूंगी। उसके पिता के बारे में सुनकर तो मैं चुप हो गया क्योंकि उसके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे। वह मुझे पलक झपकते ही नौकरी से निकलवा सकते थे। मैंने निहारिका से कुछ नहीं कहा और चुप्पी साध ली। जब मैं सुबह उठा तो वह मेरे पास ही सोई हुई थी। मैंने घड़ी पर समय देखा तो मेरा दिमाग घूम गया क्योंकि दफ्तर जाने में अब थोड़ा ही समय रह गया था। मैंने निहारिका को जगाना चाहा कि वह तैयार होने में मेरी मदद कर दे क्योंकि उसने मेरे कपड़े भी प्रेस करके नहीं रखे थे, मगर वह तो मुझ पर चिल्लाने लगी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे नींद से उठाने की? क्या आप नहीं जानते कि मैं रात को देर से वापस आई थी? मैं बहुत थकी हुई हूँ। कृपया आप शोर मत कीजिए और अपना काम खुद ही कर लीजिए। यह कहकर वह सिर पर कंबल ओढ़कर सो गई और मैं पछतावे की न जाने कितनी गहराई में जा गिरा। मेरा मन बार बार साक्षी के बारे में सोचने लगा था। जब भी मैं उठता था तो मेरे कपड़े प्रेस किए हुए मिलते थे और नाश्ता भी तैयार होता था। वह तो मुझे टिफिन भी देती थी, मगर निहारिका तो मेरे लिए कुछ भी नहीं करती थी। वह सुबह से देर से उठती और जब मैं दफ्तर से वापस आता तो वह पार्टी में जाने के लिए तैयार होती थी और वहां से भी रात देर गए वापस आती थी। अब यह रोज का नियम बन चुका था। एक बार मैंने उसे गाड़ी मांगी तो वह कहने लगी, यह गाड़ी आपके पिता की नहीं है। यह गाड़ी मुझे मेरे पिता ने दी है और मैं ही इसका इस्तेमाल करूंगी। आप जैसे पहले आते जाते थे वैसे ही गुजारा चलाइए। मैं तो पहले टैक्सी से दफ्तर आया जाया करता था। जब से हमारी शादी हुई थी तब से मैंने सोच रखा था कि अब मैं गाड़ी से दफ्तर जाऊंगा, मगर उसने तो आज तक मुझे गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। माता तो अब भी खुश थी क्योंकि घर फर्नीचर से भरा हुआ था, मगर वह यह नहीं जानती थी कि उनके बेटे का मन उदास है। मैंने भी उन्हें कुछ नहीं बताया और चुपचाप अपनी जिंदगी जीने लगा क्योंकि यही मेरी किस्मत थी। एक दिन मैं दफ्तर से थका हारा आया तो निहारिका मुझसे कहने लगी, मेरे सिर में दर्द है, मेरा सिर दबा दो। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर वह अपने पति से सिर दबाने के लिए कैसे कह सकती है। साक्षी तो हर समय मेरी टांगे दबाती थी। आज तक उसने कभी भी मुझे अपना कोई काम करने के लिए नहीं कहा था, मगर निहारिका तो उससे बिल्कुल ही उलट थी। उसे अपने पिता की दौलत का घमंड था और वह हमें अपना नौकर समझती थी। हम भी उसकी दौलत के आगे चुप हो जाते थे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी उससे लाभ मिला था। मैं चुपचाप निहारिका की बातें सह लेता था।
वह तो मुझे पति का स्थान ही नहीं देती थी। जब भी मैं उसे कुछ कहता तो वह मुंह फुलाकर बैठ जाती। मुझे उसकी नाराजगी से बड़ा डर लगता था, क्योंकि जब भी वह नाराज होती तो यही धमकी देती, मैं अपने पिता से आपकी शिकायत कर दूंगी। जब मैं चुप होकर रह जाता, समय बड़ी तेजी से बीत रहा था। अब हमारा एक बेटा और एक बेटी भी थे, मगर निहारिका अब भी मेरी कोई इज्जत नहीं करती थी। वह मुझे अपना नौकर ही समझती थी, मगर यह सब कुछ मैंने सह लिया था। मुझे तो केवल और केवल उसकी संपत्ति से मतलब था, और मैं जानता था कि उसकी संपत्ति अगर मेरी नहीं हुई तो मेरे बच्चों की तो जरूर होगी। अब मुझ पर घर का कोई दबाव नहीं था। चाहे मैं अपनी तनख्वाह घर में खर्च करूं या ना करूं, सामान और अन्य खर्चे तो निहारिका ही उठाती थी, क्योंकि उसके पिता के व्यापार में उसके हिस्से थे, जहां से उसे हर महीने लाभ मिल जाता था। उसे तो इस सब की जरूरत ही नहीं होती थी, इसीलिए वह पैसे माँ के हाथ में दे देती थी। माँ उसे घर की चीजें खरीद लेती थी। हमारा घर बड़ी आसानी से चल रहा था, मगर कभी कभी मुझे अपनी बेइज्जती महसूस होती थी। एक बार निहारिका मुझे अपने साथ एक पार्टी में ले गई। वहां बड़े बड़े अमीर लड़के आए हुए थे। मैं निहारिका के मित्रों के साथ बातें कर रहा था। निहारिका भी वहीं मौजूद थी, मगर वह एक लड़के से बड़ी खुलकर बातें कर रही थी। मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी पत्नी किसी दूसरे पुरुष से हंसकर बातें कर रही है, मगर उसे तो मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। मेरी आंखों के सामने ही वह किसी दूसरे से ऐसे बातें कर रही थी जैसे मैं नहीं वही उसका पति हो। हम वहीं खड़े थे, तभी एक सेवक जूस लेकर आया और एक एक करके सबने गिलास उठा लिया। निहारिका जरा दूर खड़ी थी। मैंने गिलास उठाकर उसकी ओर बढ़ाया। वह जो हाथ हिलाकर बातें कर रही थी, उसका हाथ जूस के गिलास से टक्कर गया और जूस उसके कपड़ों पर गिर गया। वह गुस्से से चिल्लाने लगी और मेरी ऐसी बेइज्जती की कि मैं मुंह छिपाकर रह गया। उसने अपने मित्रों का भी ख्याल नहीं किया और मेरी इतनी बेइज्जती की कि मेरा मन चाहा कि मैं उसका गला दबा दूं, मगर वह एक अमीर पिता की बेटी थी। मैं कुछ भी करने के योग्य नहीं था, इसीलिए अपने गुस्से पर काबू किए वहीं खड़ा रहा। मैं देख रहा था कि उसके सभी मित्र मुझ पर हंस रहे थे। वह भी अपने मित्रों के साथ हंस रही थी। उसे मेरी कोई परवाह नहीं थी। वह तो मुझे अपने सेवक से अधिक नहीं समझती थी। मेरा मन किया कि मैं उसे अकेला ही वहीं पर छोड़कर घर आ जाऊं, मगर मैं ऐसा न कर सका और उसके खाली होने का इंतजार करता रहा। अब रात बहुत हो चुकी थी, मगर निहारिका का कोई पता नहीं था। मैं तो एक कुर्सी पर आकर बैठ गया और उसका इंतजार करने लगा, मगर मगर वह अभी तक नहीं आई थी। मैंने उसे कॉल भी मिलाई, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। मैंने सबसे पूछा, मगर किसी को भी उसके बारे जानकारी नहीं थी। अचानक मैंने उसी लड़के से पूछा जिससे वहां निहारिका बातें कर रही थी, तो वह कहने लगा कि निहारिका को तो घर गए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। उसने अजीब सी नजरों से मुझे घूरा था, जैसे बता रहा हो कि मेरी पत्नी मुझे बताए बिना और मुझे अपने साथ लिए बिना ही घर चली गई। मुझे निहारिका पर बहुत गुस्सा आया। मैं पार्टी से बाहर निकल आया और रिक्शा करके घर पहुंच गया। मैंने देखा कि वह अपने कमरे में सो रही है। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि वह मुझे अपने साथ क्यों नहीं लाई, मगर वह सो चुकी थी, इसीलिए मैं उससे बात नहीं कर सका। जब सुबह हुई तो मुझ में बात करने की हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि मेरा क्रोध अब समाप्त हो चुका था और मैं जानता था कि अगर मैंने उसे कोई ऐसी वैसी बात कही तो वह न जाने मेरे साथ क्या क्या करेगी। इसीलिए मैंने चुप्पी साध ली। समय बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब हमारे बच्चे बड़े हो रहे थे, मगर अब भी निहारिका के मन में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। अब मुझे उसकी कोई परवाह भी नहीं थी। मैंने अपनी जवानी के दिन उसकी गुलामी करते करते गुजार दिए थे। हमारा बेटा 15 वर्ष का था और बेटी 12 वर्ष की। अचानक एक दिन जब मैं दफ्तर से वापस आया तो देखा कि निहारिका घर पर मौजूद नहीं है और मेरा बेटा जमीन पर गिरा हुआ है। मेरी छोटी सी बेटी भी उसके पास ही बैठी थी और उसे उठाने की कोशिश कर रही थी। शायद वे अभी अभी विद्यालय से लौटे थे, क्योंकि उन्होंने वर्दी भी नहीं उतारी थी। मैंने अपने बेटे को उठाने की कोशिश की, उसके मुंह से रक्त निकल रहा था। मेरी माता और पिता भी घर पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे तो कुछ दिनों से किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। मैंने निहारिका को कॉल की तो वह कहने लगी कि वह किसी पार्टी में है और अभी नहीं आ सकती। मुझे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि मैंने उसे राज की स्थिति के बारे में भी बताया था। तो वह कहने लगी कि मैं उसे चिकित्सालय ले जाऊं। वह थोड़ी देर में चिकित्सालय ही पहुंच जाएगी। फिर मैं राज को लेकर चिकित्सालय पहुंचा, मगर वहां जाकर तो ऐसी बात मालूम हुई कि मुझे विश्वास ही नहीं आया। राज को ब्रेन ट्यूमर था।
जो अब अंतिम अवस्था में पहुंच चुका था। चिकित्सक ने कहा कि उसका शीघ्र से शीघ्र उपचार करना पड़ेगा, अन्यथा वह मस्तिष्क में ही फट जाएगा। वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी थी। अभी तक निहारिका का कोई पता नहीं था। मैंने उसे न जाने कितनी कॉल की, मगर वह बहुत देर बाद आई। जब आई तो मैंने उसे सारी बात बताई। वह भी घबराने लगी। हम पर अचानक से विपत्ति आ पड़ी थी। हमें धन की कोई कमी नहीं थी। निहारिका ने चिकित्सक से कहा कि जितना भी खर्च हो हम करने के लिए तैयार हैं, मगर आप राज को बचाने की कोशिश करें। चिकित्सक ने कहा कि अब गांठ बहुत अधिक बढ़ चुकी है, शल्य चिकित्सा ही अंतिम उपाय है। मगर चिकित्सक ने यह भी कहा कि वह आश्वस्त नहीं है कि वे राज की जान बचा सकेंगे भी या नहीं। चिकित्सक तो हम पर क्रोधित हो रहे थे कि आखिर हमने अपने बच्चे का ध्यान क्यों नहीं रखा और आज तक उसकी बीमारी के बारे में क्यों नहीं जान सके। यह कहकर चिकित्सक वहां से चले गए और निहारिका मुझ पर चिल्लाने लगी। वह कहने लगी, तुम ही सारा दिन घर पर रहते थे तो तुमने राज का ध्यान क्यों नहीं रखा। मुझे इस पर बड़ा क्रोध आया। वह माँ थी और माँ का कर्तव्य बनता है कि बच्चों का ध्यान रखे। मैं तो दफ्तर से थका हारा आता और आकर सो जाता था। वह भी सारा दिन घर में नहीं रहती थी, बल्कि अपने मित्रों के साथ पार्टियां करती रहती थी। हमारे बच्चे बेचारे तो अनाथों जैसी जिंदगी जी रहे थे। जब मैं दफ्तर से लौटता था तो मैं ही उन्हें भोजन आदि देता और उन्हें उनके कमरों तक भी मैं ही छोड़कर आता था। निहारिका को तो बच्चों का कुछ ध्यान ही नहीं था। वह तो आज भी ऐसी जिंदगी जी रही थी जैसे वह अविवाहित हो। उसकी तो पार्टियां ही समाप्त नहीं होती थी। मगर अब एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का समय नहीं था, बल्कि अपने बेटे की जान बचाने की कोशिश करनी थी। हमने चिकित्सक से कह दिया कि चाहे आप कितना भी धन मांगे हम देने के लिए तैयार हैं, मगर आप हर स्थिति में राज की जान बचाइए। निहारिका मुझे अस्पताल में छोड़कर घर पहुंच गई और कहने लगी कि उसकी तबीयत बहुत अधिक खराब है, वह कुछ देर आराम करेगी, उसके बाद अस्पताल आएगी। मुझे इस पर आश्चर्य हो रहा था कि आखिर वह अपने बच्चे को इस स्थिति में छोड़कर कैसे जा सकती है। मैं राज के पास अस्पताल में ही मौजूद रहा। मेरा बेटा बेचारा बीमारी से न जाने कितने समय से जूझ रहा था और हम उसके बारे में जान ही नहीं पाए थे। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि आखिर कब उसे यह बीमारी लगी। फिर मेरे मन में एक चलचित्र सा चलने लगा। पिछले कुछ महीनों से राज की तबीयत खराब रहने लगी थी। निहारिका तो घर पर ही होती नहीं थी, तो मैं राज को बुखार की दवाएं देकर सुला देता था, क्योंकि मेरी समझ में कुछ नहीं आता था। फिर रात में उसकी तबीयत संभल जाती तो मैं समझता कि बस मौसमी बुखार है, मगर मैं यही नहीं जानता था कि मेरी लापरवाही आज हमें यह दिन दिखाएगी। मेरा मासूम सा बच्चा न जाने कितने समय से इस भयानक बीमारी से लड़ रहा था और हमें कुछ खबर ही नहीं थी। चिकित्सक ने कहा कि अभी राज का कुछ उपचार चलेगा, लगभग एक सप्ताह के बाद उसका ऑपरेशन होगा, मगर ऑपरेशन की भी कोई गारंटी नहीं दी गई, क्योंकि चिकित्सक ने कहा कि अब गांठ बहुत अधिक बढ़ चुकी है। निहारिका दिन में कभी कभार अस्पताल का चक्कर लगाती और फिर घर चली जाती। मैं पूरा सप्ताह अपने बेटे के पास ही रहा था। मुझे निहारिका पर बड़ा क्रोध आता। उसने मेरी पूरी जिंदगी तो बर्बाद ही कर दी थी, मगर आज मुझे बार बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अगर साक्षी होती तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। वह तो मेरी बहुत इज्जत करती थी और मेरी छोटी छोटी इच्छाओं का भी ध्यान रखती थी। निहारिका तो मुझे अपना नौकर समझती थी। इसमें भी मेरी ही गलती थी। मैंने स्वयं ही साक्षी को घर से निकाला था, और वह भी दहेज के लालच में आकर। आज मेरे पास सब कुछ मौजूद है। अब हम उस पुराने घर में नहीं रहते थे, बल्कि निहारिका के पिता ने जो दहेज में घर दिया था हम वहां आ चुके थे, क्योंकि निहारिका कहती थी कि वह पुराना घर उसे पसंद नहीं है। मुझे भी नया घर लेने की बड़ी इच्छा थी, मगर मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हम आकर नए घर में रहने लगे। मुझे बहुत प्रसन्नता थी कि क्योंकि वह घर कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक भव्य महल जैसा बंगला था, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी था। मगर आज मुझे वह सारी चीजें फीकी लग रही थी। एक क्षण के लिए मैं सोचने लगा कि मैंने अपनी जिंदगी कहाँ बिताई है। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी की गुलामी में गुजार दी थी, जो मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती थी और मुझे पति का दर्जा भी नहीं देती थी। मगर अब क्या हो सकता था। मैंने यह जिंदगी अपने लिए स्वयं ही चुनी थी। अब यह सब बदल तो नहीं सकता था। मुझे इसी के साथ ही जिंदगी गुजारनी थी। मगर मैं भी इंसान था। कभी कभी मेरे मन में यह कसक उठती कि अगर मैं निहारिका से विवाह न करता तो आज प्रसन्नता से अपनी जिंदगी बिता रहा होता।
क्योंकि निहारिका से विवाह करने के बाद मुझे संसार की हर वस्तु तो मिल गई, मगर मेरी प्रसन्नता कहीं दब सी गई थी। मुझे किसी भी बात पर खुशी नहीं होती थी। आज राज का ऑपरेशन था। मैंने निहारिका को फोन कर बुलाया तो वह कहने लगी कि वह सो रही है, थोड़ी देर बाद आएगी। बल्कि वह तो मुझे ही बातें सुनाने लगी कि मैं पिता होकर अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकता। मुझे आश्चर्य हुआ कि गलती भी उसी की थी और बातें भी मुझे सुननी पड़ रही थी। मैंने क्रोध में आकर मोबाइल बंद कर दिया। बहुत देर हो चुकी थी, मगर अभी तक निहारिका का कुछ पता नहीं था। कुछ ही देर बाद निहारिका भी वहां आ गई। वह भी राज की तबीयत की वजह से बहुत अधिक परेशान थी, क्योंकि वह उसका भी बेटा था। अचानक एक चिकित्सक हमारी तरफ आता हुआ दिखाई दिया और कहने लगा कि ऑपरेशन के लिए एक विशेषज्ञ की आवश्यकता है, मगर उसकी फीस बहुत अधिक है और राज की तबीयत पल पल बिगड़ती जा रही है। निहारिका ने चिकित्सक से कहा, आप नगर के सबसे बड़े चिकित्सकों को बुलाइए, जितनी भी उनकी फीस होगी हम भरने के लिए तैयार हैं, मगर हमारे राज को कुछ नहीं होना चाहिए। निहारिका ने तुरंत हाँ भर दी, क्योंकि उसे धन की कोई कमी नहीं थी। तब चिकित्सक किसी को फोन मिलाता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक महिला चिकित्सक मुंह पर मास्क लगाए ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाने लगी। हम समझ चुके थे कि यह वही चिकित्सक है जो हमारे बेटे का ऑपरेशन करने के लिए आई है। थोड़ी देर बाद एक नर्स शल्य कक्ष से निकली और कहने लगी कि डॉक्टर साहिबा आपको अंदर बुला रही है, क्योंकि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। वह चाहती है कि आप दोनों में से कोई एक अंदर रहे, क्योंकि बाद में लोग चिकित्सकों पर ही दोष लगा देते हैं। नर्स की बात सुनकर मेरा दिल कांप गया, क्योंकि वह कह रही थी कि राज की तबीयत बिगड़ रही है। मैंने निहारिका से कहा कि मैं अंदर जाता हूँ। मैं उस नर्स के साथ आईसीयू में आ गया। वहां 4 चिकित्सक मिलकर मेरे बेटे का सिर खोले खड़े थे। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मैं बहुत अधिक घबरा गया। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरी सांसें रुक जाएगी। उन चिकित्सकों के साथ वह डॉक्टर भी खड़ी थी, जो शायद विशेषज्ञ थी और हमारे कहने पर ही उसे बुलाया गया था। धीरे से उस चिकित्सक ने मुंह से मास्क उतारा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह और कोई नहीं बल्कि साक्षी थी। वह भी मेरी ही तरफ देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गई थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि जैसे अभी सीने से बाहर निकल आएगा। मैं यह नहीं जानता था कि जीवन मुझे इस मोड़ पर भी ला खड़ा करेगा, कि मुझे साक्षी की सहायता लेनी पड़ेगी। मुझे वह समय याद आने लगा जब मैंने उसे घर से निकाला था और वह मेरे पैरों में गिरकर मुझसे विनती कर रही थी। अब भी वह बस मुझे ही घूर रही थी, मगर मुंह से कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे आज उसका बदला पूरा हो गया हो, क्योंकि जाते समय वह कहकर गई थी, एक दिन न्याय अवश्य होगा। मैं स्वयं पर नियंत्रण न रख सका और जाकर उसके पैरों में गिर गया। साक्षी, मुझे क्षमा कर दो। मेरा बदला मेरे मासूम बेटे से मत लेना। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लेना, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। मैं हाथ जोड़े उसके पैरों में गिरा हुआ था। वहां मौजूद चिकित्सक और नर्सें भी हमें देखने लगी थी। मैं देख सकता था कि वे आश्चर्य से मेरी तरफ घूर रहे थे, क्योंकि वे मेरे और साक्षी के संबंधों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। फिर साक्षी ने डॉक्टर को संकेत किया तो उन्होंने मुझे पकड़कर बाहर ले जाना शुरू कर दिया। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं कह रहा था, साक्षी, मेरा बदला मेरे बेटे से मत लेना। तुम जो चाहोगी मैं वह करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे बेटे की जान बचा लो। वह तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। मुझे गहन चिकित्सा कक्ष के बाहर खड़ा कर दिया गया था। मैं चीख रहा था, चिल्ला रहा था। निहारिका भी मुझे देख रही थी और मुझसे पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ है, मगर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि मुझ में तो साहस ही नहीं था उसे अपने अतीत के बारे में बताने का। मैंने उसे आज तक साक्षी के बारे में कुछ नहीं बताया था, बल्कि वह तो मेरे पहले विवाह के बारे में भी नहीं जानती थी। मगर मुझे यूं रोता देखकर वह बहुत अधिक घबरा गई थी। मैंने उसकी किसी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। मुझे तो यह डर सताया जा रहा था कि साक्षी अगर आज मुझसे बदला लेने पर आ गई तो मेरे बेटे की जान नहीं बच पाएगी। 2 घंटे तक शल्य चिकित्सा जारी रही। उसके बाद गहन चिकित्सा कक्ष का दरवाजा खुला और चिकित्सक बाहर निकल आए। मैं और निहारिका दौड़ते हुए चिकित्सकों के पास गए तो उन्होंने हमें शुभ समाचार दिया कि डॉक्टर साक्षी ने राज की जान बचा ली है। यह सुनकर तो मुझे अचरज का झटका लगा। जिस लड़की की जिंदगी मैंने उजाड़ दी थी, आज उसने मेरी इतनी बड़ी सहायता की थी। मैं तो पहले ही जानता था कि साक्षी बहुत कोमल हृदय की स्वामिनी है, मगर मैं यह नहीं जानता था कि आज भी वह इतने बड़े दिल का परिचय देगी और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर देगी। सभी चिकित्सक अब जा चुके थे। साक्षी भी जाने लगी, मगर मैंने उसे रोक लिया।
निहारिका हम दोनों को देख रही थी, मगर कुछ बोल नहीं पाई थी। मैंने साक्षी से पूछा कि आखिर मेरे घर से जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ था और वह यहाँ तक कैसे पहुंची। तब उसने मुझे बताया कि विवाह से पहले वह एमबीबीएस करना चाहती थी, मगर फिर उसका विवाह हो गया तो वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। मुझसे तलाक के बाद उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी और एमबीबीएस करने के बाद उसका एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, जिसके बाद उसके माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। उसका पति बहुत अधिक धनी था, वह तो निहारिका के पिता से भी अधिक संपन्न था। अब साक्षी उसी के साथ जीवन बिता रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत सुखी थी। मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने मेरी सहायता क्यों की, क्योंकि आज वह मुझसे बदला ले सकती थी। मैंने उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। तब वह कहने लगी, मैं इतनी कठोर हृदय नहीं हूँ कि इतना पुराना बदला एक निर्दोष बच्चे से लूं, और वैसे भी वह सब मैं भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैं अपने पति राजेश के साथ बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। मुझे तो अपना अतीत बिल्कुल याद ही नहीं आता। यह कहकर वह वहां से चली गई। निहारिका अब सारी सच्चाई जान चुकी थी। वह भी चकित थी कि आखिर मैंने उससे इतनी बड़ी बात कैसे छिपाई। वह मुझसे काफी देर तक झगड़ती रही, मगर फिर हम दोनों अपने बेटे के पास आ गए। कुछ दिन राज को अस्पताल में ही रखा गया, फिर हम उसे लेकर घर आ गए। अब भी मेरी जिंदगी वैसे ही गुजर रही है जैसे पहले थी। मैं निहारिका के लिए एक सेवक से अधिक महत्व नहीं रखता था। अब हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। निहारिका मेरे बच्चों के सामने ही मुझे अपमानित कर देती है। आज मुझे अनुभव होता है कि जीवन में धन ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी मनुष्य की कद्र भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि धन तो आने जाने वाली वस्तु है, मगर जब कद्र करने वाला इंसान ही मौजूद न हो तो इंसान को अपनी जिंदगी व्यर्थ लगने लगती है। जिस इंसान की कीमत समय रहते नहीं समझी जाती, उसकी कमी पूरी जिंदगी महसूस होती है। धन से घर सजाया जा सकता है, लेकिन सच्चे रिश्तों के बिना जीवन कभी खुशहाल नहीं बनता। धन्यवाद।